नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ दार्जिलिंग में। जनवरी के सर्द मौसम में भी यहाँ राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो रही है और इसकी वजह कई गिनाई जा सकती है। इसमें एक तो है जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के भूमिगत रहे 3 साल अध्यक्ष बिमल गुरुंग, वो वापस लौट आए हैं। और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, आप जानते हैं कि वर्ष 2017 में गोरखालैंड की मांग में जो यहाँ हिंसक आंदोलन हुआ था इन पहाड़ियों में, तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 हिस्सों में बंट गया था। एक विनय तामांग का गुट हो गया था और बिमल गुरुंग के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए थे राज्य सरकार ने, तो वो भूमिगत हो गए थे, कहीं छिपे रहे थे। और यहाँ जानते हैं कि बीजेपी कई वर्षों से गोरखालैंड के मुद्दे पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से जीतती रही है। राजू बिष्टा पिछली बार जीते थे, इसके पहले आहलूवालिया जीते थे। तो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर इन पहाड़ियों में जो सबसे ताकतवर रहा है उसी के समर्थन से चुनावी नतीजे तय होते रहे हैं और इस बार भी कोई अलग नहीं होगा। लेकिन इस बार थोड़े समीकरण बदल गए हैं। पहले जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का विनय तामांग गुट था उसने ममता बनर्जी को समर्थन दिया और अब बिमल गुरुंग एक बार फिर भूमिगत थे तो वो लौट आए हैं और उसके बाद उन्होंने भी ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो अब पहाड़ियों में ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 गुट हैं, दोनों आपस में असली गुट बता रहे हैं। लेकिन ये दिलचस्प है, तो इससे थोड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव होने हैं तो इन दार्जिलिंग और कालिम्पोंग ज़िलों में 6 सीटें हैं और एक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब जिसको समर्थन मिलेगा उसका जीतना तय है। पिछली बार इन इलाकों में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। इससे पहले सुभाष घिसिंग के गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी GNLF के उम्मीदवार जीतते रहे थे और लेफ्ट के साथ कहीं ना कहीं कोई समझौता होता रहा था। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया और बिमल गुरुंग को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पहाड़ियों में गोरखालैंड का मुद्दा आम लोगों से जुड़ा रहा है और यहाँ जो भी राजनीतिक संगठन राजनीति करते हैं वो उनके लिए गोरखालैंड एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। वो बार बार लोगों की भावनाओं को उबाल लाते हैं भावनाओं में और गोरखालैंड के मुद्दे को उभारते हैं। तो उनकी पांव जमाने की एक उनकी रणनीति है गोरखालैंड के मुद्दे का उभारना। और ये इसलिए कोई इसमें अचरज नहीं है कि हर बार चुनावों के पहले गोरखालैंड का मुद्दा जोरदार तरीके से उभरता है और स्थानीय संगठन उसे उभारते हैं। GNLF भी है पहाड़ियों में, GNLF है वो बीजेपी के साथ है, GNLF सुभाष घिसिंग का। तो अब दोनों में टक्कर है किसकी कितनी। पिछले दिनों बिमल गुरुंग जब लौटे थे पहाड़ियों पे तो विशाल जुलूस निकला था और उनका स्वागत किया गया था। तो इससे एक बात तो साफ है कि बिमल गुरुंग अभी भी काफ़ी असरदार हैं इन पहाड़ियों में और इसलिए इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बिमल गुरुंग और विनय तामांग में किसकी चलती है। हालांकि दोनों ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है और बार बार ये तो तय है। अब फिर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं बिमल गुरुंग कि बीजेपी ने धोखा दिया, गोरखालैंड के मुद्दे को उठाया नहीं और गोरखालैंड ही असली समाधान है इन पहाड़ियों की समस्याओं का। हालांकि इससे पहले सुभाष घिसिंग जब तक जीवित थे उन्होंने गोरखालैंड का मुद्दा ठंडे बस्ते में एक तरह से डाल दिया था और संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठा रहे थे। तो उस मुद्दे पे काफ़ी सहमति भी बनी थी। लेकिन और बिमल गुरुंग भी पहले GNLF में ही थे, सुभाष घिसिंग का दायां हाथ माना जाता था उनको। लेकिन बाद में वो अलग हो गए, उनको पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी वर्ष 2007 में। उसके बाद उन्होंने 2008 में गोरखालैंड के उसी मुद्दे को पकड़ा जिस मुद्दे को पकड़कर सुभाष घिसिंग इतने बड़े नेता बने थे और पहाड़ियों का राजा कहा जाता था एक दौर में उनको। 80-90 के दौर में सुभाष घिसिंग की इजाज़त के बिना पहाड़ियों पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन बाद में उनकी बादशाहत को बिमल गुरुंग ने ख़त्म किया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बनाकर। और एक समय तो हालत यह हो गई कि बिमल गुरुंग ने सुभाष घिसिंग को इन पहाड़ियों पर आने से रोक दिया
और अपने आखिरी दिन सुभाष घिसिंग ने जलपाईगुड़ी के सरकारी गेस्ट हाउस में गुजारे थे, ये बात सबको पता है। तो अब विधानसभा चुनाव के मौके पर इन दार्जिलिंग पर्वतीय इलाका का महत्व एक बार फिर बढ़ गया है। यह खबरों में है, सुर्खियों में है पिछले 1-1.5 महीने से, खासकर बिमल गुरुंग की वापसी के बाद से। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इस समय जबकि तृणमूल कांग्रेस सरकार को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। तो इस समय इन पहाड़ी इलाकों की सीटें और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा या जीएनएलएफ का समर्थन, और तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। जब एक एक सीटों पर कांटे की टक्कर हो तो उस समय आधा दर्जन सीटें बहुत अहम हो सकती हैं राजनीति में। तो अब ममता बनर्जी भी बार बार कहती रही हैं, ठीक है, बिमल गुरुंग ने भी ममता से मुलाकात की है, कलकत्ता गए थे, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया और अब जगह जगह इन पहाड़ियों पे बिमल गुरुंग के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगे नज़र आते हैं। कल हम लोग कालिंपोंग इलाके के फिर सिटोंग से आ रहे थे, वहाँ भी जगह जगह रास्ते में तोरण द्वार और बड़े बड़े गेट और बिमल गुरुंग के पोस्टर लगे हुए मिले हैं। दार्जिलिंग में भी जगह जगह राजनीति की चर्चा है कि कौन क्या करेगा, और मैं माल चौरस्ते पे घूम रहा था, वहाँ भी राजनीति की ही चर्चा हो रही है। मौसम काफ़ी सर्द है लेकिन राजनीतिक गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके चरम पर पहुंचने की उम्मीद है जनवरी के आखिर तक। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कुहासा ही दिख रहा है आपको। ये मैं एक छत पे खड़ा हूँ, होटल के छत पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और चारों तरफ पहाड़ियाँ और धुंध। लेकिन इस धुंध में भी राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। दूर नीचे आप देख सकते हैं कई मकान आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं, कुहासे में ढक गए हैं, छिप गए हैं। और पीछे देवदार के जो पेड़ हैं इन पे भी अब कुहासा धीरे धीरे अपना जगह अपनी बना रहा है। तो इस बार काफ़ी अहम है ये दार्जिलिंग की ये सीटें, और इन पहाड़ियों में ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी चलेगी, लेकिन चुनावी नतीजे दिलचस्प होंगे और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन यहाँ पहाड़ियों का बादशाह साबित हो सकता है। कई सवाल हैं जिनके जवाब चुनावी नतीजों से ही मिलेंगे। मसलन क्या बिमल गुरुंग अब भी पहाड़ियों के बेताज बादशाह हैं या उनकी जगह फिर एक बार विनय तामंग ने ले ली है। मेरे पीछे आप टॉय ट्रेन के इंजन की सीटी की आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। ये लॉकडाउन के दिनों में बंद थी और फिर अब चलती है, जो क्वीन ऑफ हिल्स पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और यहाँ की टॉय ट्रेन जो यूनाइटेड नेशन के विरासतों की धरोहरों की सूची में भी शामिल है। तो अब इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। तो फिर मैं दोबारा फिर आऊँगा दार्जिलिंग और फिर आपको बताऊँगा कि यहाँ कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है। बीजेपी का इतना यहाँ बहुत महत्व नहीं है, हालांकि वो जीतती रही है कई बार, तो ये कहना काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टिप्पणी करें। और एक बार फिर आपको धन्यवाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुहासा धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ हो रहा है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सीटी के साथ। और आज के इस अंक के लिए धन्यवाद।